Good morning students. Today we are going to see the revision of chapter number 6, Effects of British Rule in India. Now what we have learned in this chapter, let's just recap quickly. We have learned in this chapter about the conditions of the peasant and agriculture during the British rule. What was the condition of the peasant and agriculture during the British rule? ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो कारीगर लोग थे या तो जो किसान लोग थे उनकी कंडीशन किस तरह थी या किस तरह से ख़राब हुई थी, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद में जो ब्रिटिश रूल का जो इफ़ेक्ट था वो सोशल लाइफ में किस तरह से हुआ। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज़ हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट वाज द सस्पिशियस अबाउट द रिफॉर्म। नाउ विलियम बेंटिक आए हमारे इंडिया में, और ब्रिटिश का कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव पॉइंट रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट भी रहा। इंग्लिश एजुकेशन ओपन हुआ और रेलवे लाइन स्टार्ट हुई। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने इस चैप्टर में देखी थी। नाउ स्टार्ट विद द MCQ फर्स्ट। अंटिल विच कंट्री वॉज इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस। नाउ कहाँ तक हमारी इंडिया जो थी वो इकोनॉमिकली फलफूल थी या मतलब भरपूर थी, प्रॉस्पेरस थी। तो अंटिल 18th of the century our country was economically prosperous. So what was the answer? What will be the answer? Now options are given 19, 12, 18th and 7. So right answer is on 18th, और हम लिख सकते हैं until 18th century our country was India was economically prosperous. Number 2, in which year did a devastating famine attack Bengal? कौन से साल में भूखमरी की बीमारी बंगाल में फैली? ऑप्शन नंबर 1 70-60 सेंचुरी, ऑप्शन 2 1880 सेंचुरी, option number 3 17th 72 century and option D 17th 70 century. So correct option is in year 70 of 70th century did a devastating famine attack Bengal. Number 3, which Indian state did the devastating famine attack in year 70 century? So ये दोनों भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछा है आप लोगों को कि हमारे इंडिया के ऐसा कौन सा स्टेट था जहाँ पे भूखमरी की जो बीमारी थी वो 17th of 70 सेंचुरी में फैली थी। तो वो कौन सा स्टेट था? ऑप्शंस आर गिवन बंगाल, बिहार, मुंबई एंड उड़ीसा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बंगाल। नाउ नंबर 4, विच गवर्नर एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट? कौन सा गवर्नर ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इन्फोर्स किया था, लागू किया था? सो ऑप्शंस आर गिवन विलियम बेंटिक, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन 3 डलहौजी एंड 4 विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस was a governor who enforced the permanent settlement act. Number 5, during whose tenure was the right of revenue collection given to the collector? So options are given, option 1 Wellesley, option 2 William Bentinck, option 3 Dalhousie and option 4 Lord Cornwallis. So during Lord Cornwallis tenure was the right of revenue collection given to the collector. Now number 6, which governor general became popular by introducing some beneficial reformation? Now कौन सा गवर्नर जो था वो हमारे इंडिया में क्वाइट पॉपुलर हो चुका था, जो भी उसने रिफॉर्म बताए थे उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, डलहौजी के वजह से, डलहौजी जो थे वो पॉपुलर हुए थे, या हार्डिंग जो थे वो पॉपुलर हुए थे, विलियम बेंटिक पॉपुलर हुए थे, या वेलेस्ली पॉपुलर हुए थे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी विलियम बेंटिक was a governor general became popular by introducing some beneficial reformation. ऐसे उन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन बताए थे जो इंडिया के लोगों के लिए बेनिफिशियल थे। नंबर 7, वो एनफोर्स द लॉ बैनिंग द इविल प्रैक्टिस ऑफ द सती। सती की जो प्रथा थी हमारे इंडिया में काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, जो कि एक गलत प्रथा चलती आ रही थी, तो उसको बैन करने का जो लॉ, जो कानून लगाया था
वो किसने लगाया था? सो ऑप्शंस आर विलियम बेंटिक, डलहाउसी, वेलेस्ली एंड लास्ट वन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. सो करेक्ट आंसर विल बी विलियम बेंटिक, who enforced the law banning the evil practice of sati. Now number 8, when was the law banning the evil practice of sati enforced? कब लागू हुआ? Enforced कब किया गया था? तो options are 1858 century, 1829 century, 1868 century and 1839 century. So right option is 1829 century. Number 9, who started English education in India? Now English education हमारे इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? सो ऑप्शंस आर वेलेस्ली, हार्डिंग, मैकुले एंड चार्ल्स वुड. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी मैकुले. नंबर 10, when did the thought of starting English education in India come to मैकुले? अब कौन सा वो साल था जब इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट जो हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया गया मैकुले के द्वारा? सो वो कौन सा साल था? ऑप्शंस आर गिवन 1834 सेंचुरी, 1875 सेंचुरी, 1830 सेंचुरी एंड 1838 सेंचुरी. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1834 सेंचुरी. व्हेन डिड द थॉट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कम टू मैकुले? ये सिर्फ सोचा था उन्होंने कि इंग्लिश एजुकेशन लाया जाए इंडिया में ताकि उससे लोगों को मतलब उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके. अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको जॉब भी मिल सकेगी. तो ये सोच के जो सोचा था उन्होंने, ये कब सोचा था? 1834 को सोचा था. ओके, नाउ विल सी फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर 1, डैश प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज सस्टेन अंटिल द 18th of century. सो कौन सी प्रॉस्पेरिटी थी हमारे इंडिया के पास में जो 18th सेंचुरी तक थी? सो answer will be economic prosperity of India was sustained until the 18th of century. Number 2, the British increased their income due to dash rule which gave them rights to collect revenue from Bengal, Bihar and Orissa. So ब्रिटिश ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कौन से रेवेन्यू को कलेक्ट किया? बंगाल से, बिहार और उड़ीसा. ऐसे कौन से रूल लागू किए ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके इन जगहों से? सो वो कौन सा रूल था? दीवानी रूल. नाउ दीवानी रूल में क्या होता है कि रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है. नंबर 3, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल मैनी पीसन्स बिकेम इकोनॉमिकली पुअर ड्यू टू इंटरेस्ट रेट ऑफ डैश विच वॉज वेरी हाई. नाउ जब ब्रिटिश का राज्य चल रहा था, जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तो बहुत सारे जो कारीगर लोग थे वो इकोनॉमिकली पुअर होते जा रहे थे, गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था रेवेन्यू का वो बहुत बढ़ता जा रहा था. तो उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था. कुछ लोगों को अपनी ज़मीन भी बेचकर कुछ लोगों ने टैक्स पे किया था और कुछ लोग जो खेती करते थे. तो उससे क्या होने लगा कि जो पीसेंट लोग थे वो इकोनॉमिकली और भी ज़्यादा पुअर होने लग गए. नंबर 4, गवर्नर कॉर्नवालिस एनफोर्स द डैश एक्ट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन. अब इससे क्या हुआ कि भूखमरी जैसी बीमारी आने लगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी. तो जो गवर्नर कॉर्नवालिस थे इन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया ताकि रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके. So, what will be the answer? Governor Cornwallis enforced the Permanent Settlement Act for the revenue collection. Now, number 5. During Lord Cornwallis' tenure, Dash had to collect the revenue and perform the function of judge. So, what will be the answer? Cornwallis के राज्य में कौन ऐसा था जिन्होंने रेवेन्यू को कलेक्ट करवाया और एक जज का फंक्शन भी वो करता था? सो हु वॉज दैट पर्सन? वॉरेन हास्टिंग. वॉरेन हास्टिंग जो थे वो लैंड भी कलेक्ट करते थे और कई कई जगहों पे जज की भी भूमिका निभाते थे. सो व्हाट विल बी द आंसर? ड्यूरिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस टेन्योर वॉरेन हास्टिंग had to collect the revenue and perform the function of judge. Number 6, the British system destroyed our ancient system of dash.
विच वॉज हैंडल्ड बाय ग्राम पंचायत। ब्रिटिश का जब सिस्टम आया तो उन्होंने हमारा जो एंशियंट सिस्टम था किस चीज़ का, वो ख़त्म कर दिया था। सो किस चीज़ का, जो एंशियंट सिस्टम जो था हमारा, वो था सेल्फ रूल करने का। जो हैंडल कौन करता था? ग्राम पंचायत। एक छोटा सा भी अगर गांव है, विलेज है, तो वहाँ पे भी सेल्फ रूल था। जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था? ग्राम पंचायत। लेकिन जब ब्रिटिश का सिस्टम आया तो वो हमारा जो सदियों से जो चीज़ चलती आ रही थी, सदियों से जो सिस्टम चला आ रहा था, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म हो गया था। सो व्हाट विल बी द आंसर? सेल्फ रूल विल बी द आंसर, और सेल्फ रूल इज़ द आंसर। द ब्रिटिश system destroyed our ancient system of self-rule which handled by gram panchayats. Number 7. In ancient time, every village was like a small dash. जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे जो विलेज होते थे वहाँ पे भी सेल्फ रूल होता था। तो हमारे एंशियंट टाइम में जो विलेज भी होते थे वो किस तरह से होते थे? इट वॉज लाइक अ small republic. So what is the answer? Republic will be the answer. So in ancient time every village was like a small republic. Number 8. An order was passed in dash that every Indian had to salute the dash. Now एक जगह पे ऑर्डर पास किया गया, तो वो जगह कौन सी थी? हमारे इंडिया में, और किसको सल्यूट करना था? सो व्हाट विल बी द आंसर? एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा। आगरा में एक ऑर्डर पास किया गया कि जितने भी इंडियन हैं उनको ब्रिटिशर्स को सल्यूट करना है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा आगरा और ब्रिटिशर्स। ओके, एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैज़ टू सल्यूट द ब्रिटिशर्स। Number 9. Dash enforced the law to stop the practice of sati. किसने लॉ बनाया ताकि लॉ को एनफोर्स किया ताकि जो सती जैसी जो प्रथा है उसको बंद किया जाए, उसको स्टॉप किया जाए, ख़त्म किया जाए? सो हु वॉज दैट? सो व्हाट इज़ द आंसर? विलियम बेंटिक enforced the law to stop the practice of sati. Now number 10. In 1834, Dash introduced English education in India. So who introduced English education in India? In 1834, Lord Macaulay who introduced English education in India. Now true or false? The devastating famine attacked Bihar in year 1770 century. So here the answer is false. Why? Because अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भूखमरी जैसी बहुत बड़ी जो बीमारी हुई थी, या हम कह सकते हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, वो बिहार में नहीं हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। So this statement will be false statement. So your answer will be false. Number 2. Governor William Bentinck enforced the Permanent Settlement Act for revenue collection. So गवर्नर विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए? नहीं। विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने तो जो सती का जो प्रैक्टिस जो हो रही थी, सती की जो प्रथा हो रही थी, उस पर उन्होंने रोक लगाई थी, ना कि परमानेंट एक्ट उन्होंने लागू किया था। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 3. द कलेक्टर हु कलेक्टेड रेवेन्यू ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज. जो कलेक्टर था, जो रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे थे, जो भी कलेक्टर थे जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, साथ ही साथ कुछ जगहों पे जज थे। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली ट्रू. Number 4. The fine and soft Dhaka Muslim was much in demand all over the world during ancient time. Of course, जो धाका था मुस्लिम का जो सॉफ्ट कपड़ा था हमारे इंडिया में जो बनता था, जो एकदम फाइन कपड़ा था, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस था एंशिएंट टाइम में। तो ये बात क्या है? ट्रू है। सो दिस स्टेटमेंट इज़
True. Now number 5. The British policy of social reforms made the people feel insecure. ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जिस तरीके की पॉलिसी आ रही थी, एनेक्सेशन पॉलिसी, फिर बहुत सारी ऐसी पॉलिसी आ रही थी जिसके कारण लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी फील होने लग गई थी. सो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है. सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी ट्रू. नंबर 6. महात्मा गांधी कॉल्ड इंग्लिश एजुकेशन द स्वराज्य एजुकेशन. नहीं, महात्मा गांधी ने कभी भी इंग्लिश एजुकेशन को स्वराज्य एजुकेशन नहीं कहा है. सो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ नंबर 7. The people of India came closer to one another due to newspaper, post and telegraph and railways. Yes, so this statement is also true क्योंकि जो लोगों के मन में जो एक इनसिक्योरिटी फील हो रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स अपनी नई नई पॉलिसी ला रहे थे तो उससे लोगों के मन में एक डर भी बैठ गया था और एक उनके लिए एक इनसिक्योरिटी भी फील हो रही थी. तो एक दूसरे से अपनी बात को रखने के लिए जो विलियम बेंटिक ने जो भी डेवलपमेंट की हमारे इंडिया में, जैसे कि उनके टाइम पे ही न्यूज़पेपर, पोस्ट, टेलीग्राफ एंड रेलवेज़ वगैरह जो आए थे, तो उससे हम इंडियन के जो कॉमन पीपल थे उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ था. तो ये जो स्टेटमेंट है, द पीपल ऑफ इंडिया केम क्लोजर टू वन अनदर ड्यू टू न्यूज़पेपर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रेलवे. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सो योर आंसर विल बी ट्रू. मैच द पेयर करेक्टली. नाउ नंबर 1. कॉर्नवालिस. वो वॉज अ कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. याद रखना कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने. नंबर 2. मैकुले. Now, who was a Macaulay? Started English education in India. Number 3. William Bentinck banned this practice of sati. Number 4. गांधी जी जो क्या कहते थे? इंग्लिश एजुकेशन इज़ अ एजुकेशन ऑफ स्लेवरी. इंग्लिश एजुकेशन जो है वो एक तरीके से ऐसा एजुकेशन है जो हम लोगों को दर्शाता है कि हम उनके गुलाम हैं. ओके, सो दिस वॉज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 6. नाउ वी आर गोइंग टू सी द answer the following in 1 or 2 sentence type question, or we can say long question answers. So answer the following question in 1 or 2 sentence each. Number 1. What has been said by historian of the world about economic progress of India? So जो हमारे historian हैं पूरे वर्ल्ड के, वो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में क्या कहते हैं, हमारे इंडिया के बारे में. So your answer will be, the historian of the world have said about economic progress of India that till the 18th of century the production technique of India, its industries and organization of the trade and commerce were unmatched. तो हमारे जो हिस्टोरियन है पूरे वर्ल्ड के वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी हमारे इंडिया की 18th सेंचुरी तक, जो प्रोडक्शन की टेक्निक थी हमारे इंडिया में, जो इंडस्ट्रीज़ की जो टेक्निक थी, ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी जो टेक्निक थी तो वो किसी और कंट्री के साथ में अनमैच थी. उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था टिल 18th of century. Number 2. What type of country did India became during the 100 years of British rule from 1757 to 1856? So हमारे कंट्री की क्या कंडीशन हो गई? ये जो 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहा जहाँ पे ब्रिटिश ने रूल किया, कहाँ से लेके कहाँ तक? 1757 से लेकर 1856 तक का जो टाइम पीरियड था 100 साल का, उसके बीच में जो हमारी कंट्री की हालत क्या हो गई. सो व्हाट विल बी योर आंसर? ड्यूरिंग द 100 ईयर British rule from 1757 to 1856, India became the source of raw material for the miles of England and a big market for commodities which were manufactured in those England mines. So ये जो 100 साल का टाइम पीरियड रहा जब ब्रिटिश रूल का शासन था
1757 से लेकर 1856 में तो जो इंडिया था वो एक तरीके से जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो उसका एक सोर्स बन गया था। जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था इंग्लैंड में, और उसका एक बिग मार्केट इंग्लैंड में, उसका एक बिग मार्केट कम्युनिटीज़ में वो बिकता था, जो कि एक मैन्युफैक्चर करता था इंग्लैंड माइल को, जो जैसे कि प्रोडक्ट को बेचना। हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे जाता था, टैक्स हमको ही उस चीज़ का टैक्स पे करना था, लेकिन जो भी चीज़ वहाँ से हमारे इंडिया में आती थी उन लोगों को कोई भी उनका परफॉर्मेंस नहीं होता था। नंबर 3, हाउ डिड द पीजेंट ऑफ इंडिया बिकेम इकोनॉमिकली पुअर। जो हमारे पीजेंट थे वो एकदम से इकोनॉमिकली पुअर कैसे हो गए? आंसर, आफ्टर गेटिंग द रूल टू कलेक्ट रेवेन्यू, दीवानी रूल, Britishers started to collect maximum revenue from peasant at the cost of agriculture. Consequently, the peasant of the India became economically poor. So, जैसे ही रूल आया कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, जो दीवानी रूल आया था कि हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ा वो टाइम पर, और ब्रिटिशर्स ने कलेक्ट करने लगे मैक्सिमम रेवेन्यू की जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को वो कलेक्ट कर सके हमारे इंडिया में, उतना उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया जो व्यापारी लोग थे उनसे, और उनका जो एग्रीकल्चर का जो कामकाज था उसके ऊपर भी वो लोग टैक्स लेते थे। द पीजेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए ये जो मेन रीज़न है कि जो काम मतलब जो कारीगर थे या जो किसान लोग थे वो एकदम ही ज़्यादा गरीब हो चुके थे। नंबर 4, हाउ डिड लैक्स ऑफ पीपल डाई इन बंगाल इन 1770। लाखों लोग जो थे बंगाल में वो क्यों मर गए, उसका रीज़न क्या था? सो आंसर, बंगाल विटनेस्ड अ ट्राइबल फैमिन इन ईयर 1770 सेंचुरी। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू सेव द पीपल फ्रॉम हंगर. So lakhs of people died because of starvation in Bengal in year 17th or 17th century. Now what happened? बंगाल में एक बहुत ही बड़ा फेमिन हुआ, बहुत ज़्यादा भूखमारी की बीमारी हुई। अब ये किस लिए हुई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने दीवानी रूल स्टार्ट किया था, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, तो क्या होता था कि जो गरीब लोग थे, जो किसान लोग होते थे, उनकी जो ज़मीन पे जो वो एग्रीकल्चर करते थे, तो अब ब्रिटिशर्स ने उन लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया था। अब टैक्स की जो इनकम थी वो पे करने के लिए वो कभी कभी अपनी ज़मीन को भी बेच देते थे, और किसी से उधार लेकर भी वो ब्रिटिशर को टैक्स पे करते थे। तो इस तरह से वो और गरीब होते गए। एग्रीकल्चर नहीं हुआ बंगाल में तो एकदम से भूखमरी की बीमारी आ गई, और वो इतनी फैली कि लोग अब मरने लगे थे। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया। जो लोग इतने भूख से मर रहे थे उनके लिए ब्रिटिशर्स को उनकी कोई पड़ी नहीं थी। तो जो लाखों लोगों की संख्या थी बंगाल में भूखमरी की वजह से वो सारे मर गए, और ये कब की बात है? 1770 सेंचुरी की बात है। नंबर 5, विच रेवेन्यू सिस्टम वॉज एनफोर्स्ड बाय कॉर्नवालिस। नाउ कौन सा ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था जो लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा? द रेवेन्यू सिस्टम नेम्ड एज अ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वॉज एनफोर्स्ड बाय कॉर्नवालिस। सो कॉर्नवालिस ने कौन सा लॉ लागू किया था? वो था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो ही अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, लेकिन इससे भी जो पीसेंट वगैरह लोग थे उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। नंबर 6, वो गेव राइट टू कलेक्टर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड गिव जजमेंट। कौन लोग थे जो कलेक्टर बनाते थे ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और जजमेंट दे सके? सो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो राइट देते थे कलेक्टर को कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करे और जजमेंट भी दे सके। नंबर 7, विच फीलिंग्स वेयर अरोज्ड इन अ पीपल्स माइंड रिगार्डिंग द ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म पॉलिसीज़। तो ऐसी कौन सी फीलिंग थी जो लोगों के मन में आ रही थी ब्रिटिशर्स की जो सोशल रिफॉर्म पॉलिसीज़ थी उनके लिए?
Answer: the feeling of fear was aroused in people's mind regarding the policies started by British government is deliberately forcing them to follow Christianity, and they wanted to destroy the Indian religions and culture. So what was the feeling? The feeling जो थी वो किस चीज़ की थी? तो feeling जो थी वो fear की थी, डर की थी, तो जो लोगों के मन में बढ़ती जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये जो पॉलिसीज़ आ रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये पॉलिसीज़ उनके साथ क्या करेगी, उनको क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए आ रही है। और वो एक ब्रिटिशर्स जो है वो एक तरीके से क्या करना चाहते हैं, हमारा जो इंडिया का धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। नंबर 8, Which order was passed in Agra by British government? अब कौन सा ऐसा ऑर्डर था जो आगरा से पास्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? आंसर: द ऑर्डर पास्ड इन आगरा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज दैट एवरी इंडियन हैड टू सल्यूट द ब्रिटिशर। जो ऑर्डर पास किया गया था आगरा से ब्रिटिशर्स के द्वारा वो ये था कि जितने भी इंडियन हैं उनको ब्रिटिशर्स को सल्यूट करना पड़ेगा। नंबर 9, विच कमोडिटीज़ वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ थी जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी बाहर के कंट्रीज़ में? सो योर व्हाट विल बी योर आंसर? द कमोडिटीज़ लाइक जूट, वूल, सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मुस्लिन ऑफ ढाका, सॉल्ट, पैटर, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सो कौन सी कमोडिटीज़ थी? जूट, वुल, सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मुस्लिम, ढाका, ये सारी चीज़ों की हम एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से बाहर भेजते थे ये सारी चीज़ों को। नंबर 10, वाई डिड द मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन इंडिया इटसेल्फ? अब जो मटेरियल इंडिया में ही बन रहे थे, जो मटेरियल इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहे थे, वो इंडिया के अंदर ही इतने महंगे कैसे होने लगे? सो आंसर: the material made in England came to India without custom duties, while the material made in India had to pay duty tax of 80%. अब जो भी मटेरियल इंग्लैंड से इंडिया तक पहुंच रहे थे उसमें कोई भी कस्टम ड्यूटीज़ नहीं थी, उनको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना होता था। जबकि जो इंडिया से कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें बाहर जाती थी, इंडिया के बाहर जाती थी, उनको टैक्स पे करना पड़ता था, ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि तब कितना था? 80% टैक्स था। थर्स ड्यू टू कस्टम ड्यूटी विद द पार्शियलिटी द मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन इंडिया इटसेल्फ। अब कस्टम ड्यूटी के वजह से जो पार्शियलिटी से हो रहा था, ब्रिटिशर्स की पार्शियलिटी से हो रहा था, और जो मटेरियल प्रोड्यूस्ड हो रहा था इंडिया में, वो इंडिया में ही महंगा होता गया। नंबर 11, वो बैंड द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ सती? वो कौन से ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो सती की प्रथा थी, जो बहुत ही एक क्रूअल प्रैक्टिस थी, उसे बंद किया या उसे बैन किया? सो आंसर: विलियम बेंटिक बैंड द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ सती। विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, बैन कर दिया था। नंबर 2, वो स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? Same questions are repeating, so your answer will be Lord Macaulay, who started English education in India. Number 13, what did Gandhiji said or say about English education? गांधी जी इंग्लिश एजुकेशन के बारे में क्या कहते थे? गांधी जी कॉल्ड इंग्लिश एजुकेशन एज अ एजुकेशन ऑफ स्लेवरी। गांधी जी क्या कहते हैं? इंग्लिश एजुकेशन जो है वो एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें हम गुलाम होते हैं उन लोगों के। Number 14, why did the British government start the facility of railway, post and telegraph? Now ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने जो फैसिलिटी थी रेलवे की, पोस्ट की, टेलीग्राफ की, क्यों स्टार्ट की थी हमारे इंडिया में? So your answer will be the British government started the facility of railway to take their goods from one place to another and for the past transportation of army. Now the British government जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी स्टार्ट की, रेलवे फैसिलिटी, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके और
एक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो आर्मी का भी, कभी भी कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो ट्रेन के द्वारा फटाफट ट्रांसपोर्टेशन हो जाए आर्मी का भी। They started the facility of post and telegraph to keep their eye on every part of huge country like India and had to exchange messages with the England. उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ की जो फैसिलिटी स्टार्ट की थी वो ये देखने के लिए कि जो इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है उसके हर पार्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और मैसेजेस जो एक्सचेंज होता था इंग्लैंड के साथ में, उसके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ को लाया गया था हमारे इंडिया में। नंबर 15, वाई डिड मैकुले स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? मैकुले ने इंग्लिश एजुकेशन क्यों लाया हमारे इंडिया में? आंसर, इन इंडिया ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड। ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया का काम काज जो होता है वो संभाल रहे थे। सो द पीपल नोइंग इंग्लिश लैंग्वेज वे नीडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए लोगों के पास इंग्लिश एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ब्रिटिशर्स मैकुले के द्वारा। टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट मैकुले स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब ये जो रिक्वायरमेंट है कि लोग अगर हमारी लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा। तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मैकुले ने इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में स्टार्ट किया। Answer the following question in brief. Number 1. How were the peasants of the Bengal, Bihar and Orissa ruined? किस तरह से जो व्यापार या कारीगर लोग थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, ruined हो चुके थे। Answer. In Bengal, Bihar and Orissa, after getting the rule to collect the revenue, they got a resource to increase income. The Britishers started to collect maximum revenue from the peasant at cost of agriculture. अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो रूल निकला था ताकि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके, वो ब्रिटिशर्स के लिए एक इनकम को जनरेट, इनकम को बढ़ाने जैसा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जो कारीगर या व्यापार लोग थे उनसे। इवन उन्होंने इतने टैक्स लगाए जो एक कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर का जितना होता है उतने टैक्स वो उन लोगों से लेते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड टू अंडरटेक अंडर द पीसेंट बाय कंडक्टिंग रॉन्ग वेज इन कलेक्टिंग रेवेन्यू। ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने पीसेंट को इस तरह से रॉन्ग वेज में कन्वर्ट किया ताकि जो पीसेंट है वो किसी ना किसी तरीके से उनका जो टैक्स है वो पे कर सके। मैनी अ टाइम दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू इवन आफ्टर सेलिंग देयर गोल्ड आइटम्स। यहाँ पे लिखा गया है कि काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो किसान लोग थे या जो व्यापारी लोग थे वो अपना जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के द्वारा आ रहा है, वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो वो अपनी जो गोल्ड की जो चीज़ें होती थी वो भी बेच देते थे। तो दे हैड टू सेल देयर गोल्ड आइटम्स, उनको भी अपने जो गोल्ड आइटम्स थे वो भी सेल करने पड़ते थे। दे हैड टू सेल देयर लैंड, द मोस्ट पार्ट ऑफ लैंड ऑफ पीजेंट वॉज गॉन ड्यू टू डेप्ट। नाउ उन लोगों को अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती थी ताकि वो टैक्स पे कर सके। तो बहुत सारे ऐसे जो ज़मीन थी जो व्यापारी लोग की या किसान लोग की वो चली गई थी। मैनी पीसेंट बिकेम इकोनॉमिकली पुअर ड्यू टू द इंटरेस्ट कस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड्स विच वॉज वेरी हाई। बहुत सारे जो पीसेंट लोग थे उनके वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे क्योंकि जो इंटरेस्ट था लैंडलॉर्ड का
वो जो कस्टम लगाते थे उस पर वो बहुत ज़्यादा लगाते थे। इन द ईयर 70 सेंचुरी द ट्राइबल ड्रफ सिचुएशन वॉज फेस्ड बाय बंगाल। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 70 सेंचुरी में एक भूखमरी की जो बीमारी होती है वो बंगाल तक पहुंच गई थी। मैनी पीपल ऑफ बंगाल डाइड ड्यू टू हंगर। बहुत सारे लोग बंगाल में मर गए थे भूख के द्वारा। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू सेव द पीपल फ्रॉम हंगर। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ में कोई भी स्टेप नहीं उठाए। थर्स ड्यू टू दिस पीजेंट ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा रूट। इसी के कारण जो पीजेंट थे बंगाल बिहार और उड़ीसा के वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। नंबर 2, वाई वॉज द रिजल्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। सो यहाँ पे परमानेंट आएगा, ओके, स्पेलिंग इज रॉन्ग। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो निकाला था उसका रिजल्ट क्या निकल के आया? आंसर, द फिक्स्ड इनकम ऑफ लैंड रेवेन्यू वुड हैव बीन गॉट परमानेंटली टू ब्रिटिश कंपनी। फॉर दैट गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द रेवेन्यू एक्ट नेम द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब जो एक लैंड रेवेन्यू की जो इनकम आ रही थी वो ब्रिटिशर्स के लिए एक फ़िक्स इनकम हो चुकी थी, तो उनको परमानेंटली वो फ़िक्स इनकम ब्रिटिशर्स को पहुंच रही थी। तो अब जो गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के, उन्होंने ये एक्ट को स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कंपनी डिसाइडेड लैंड रेवेन्यू फॉर एवरी ईयर। पूरे साल में उनको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। गेव परमानेंट राइट ऑफ लैंड टू द लैंडलॉर्ड। अब उनको जो टैक्स है वो पे करना पड़ता था जो उनके लैंडलॉर्ड है उनको। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द कंपनी फिक्स्ड इट्स इनकम एंड रेज्ड अ ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड्स। अब इस तरह से ये एक्ट के द्वारा कंपनी ने क्या किया, एक फ़िक्स इनकम बनाई और जो लैंडलॉर्ड थे उनके ग्रुप को उन्होंने बढ़ाया ताकि जो टैक्स पे है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाए। द पीसेंट वर्क हार्ड इन द सन एंड ग्रो क्रॉप्स आफ्टर द टिलिंग द लैंड। अब जो किसान लोग थे वो इतनी मेहनत कर रहे थे, कड़ी धूप में वो मेहनत करते थे ताकि वो क्रॉप्स को ग्रोस कर सके। बट द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज इन द हैंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, सो पीजेंट कुड नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट टीयर्स। तो जो भी राइट होता था ओनरशिप हो जाता था जो उस ज़मीन का मालिक है उसको। तो जो किसान लोग थे उनके पास क्या बचता था, सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो आंसू होते थे, जो टीयर्स होता था, उनके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। थर्स ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट एट द पीस एंड फेयर स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट। तो इस तरह से ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था वो पीजेंट के ऊपर उनको एक तरीके से और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया उन्होंने। नंबर 3, वॉट रिफॉर्म्स वेयर डन बाय विलियम बेंटिक इन इंडिया। कौन से ऐसे रिफॉर्म्स थे जो विलियम बेंटिक ने हमारे इंडिया में किए? आंसर, the reforms done by William Bentinck were as follow. Number 1, he allotted posts to Indian in the British administration. Now सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो ये था कि जो पोस्टल सर्विस है हमारे इंडियन की ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में वो बढ़ाई जाए। नंबर 2, ही गेव फ्रीडम फॉर यूजिंग मदर टंग टू इंडियंस कमिंग टू डिमांड जस्टिस इन द कोर्ट। अब उन्होंने क्या किया, फ्रीडम दे दिया इंडिया के लोगों को कि अगर आप कोर्ट में आते हो या कहीं पे भी आप अपनी मदर टंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप कोर्ट में आपकी मदर टंग यूज़ कर सकते हो। नंबर 3, ही बैंड द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती इन ईयर 1829 सेंचुरी। अब उन्होंने सती की प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था 1829 सेंचुरी में। नंबर 4, ही फॉर्म्ड एन एजुकेशन कमिटी टू मैनेज द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख रुपी एवरी ईयर ऑन एजुकेशन। अब उन्होंने एक लॉ को पास किया ताकि एजुकेशन कमेटी को वो पूरे साल में 1 लाख रुपए तक दे सके। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि लॉ को पास किया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था। नंबर 5, इन ईयर 1834 सेंचुरी ही स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड मैकुले। अब मैकुले की मदद के द्वारा उन्होंने 1834 सेंचुरी में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था हमारे इंडिया में। नंबर 6, in year 1857 century he established 3 university
और 3 यूनिवर्सिटी इन 3 इंडियन स्टेट, दैट इज़ मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अब 1857 सेंचुरी में उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया हमारे 3 इंडियन स्टेट में, जो कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। नंबर 7, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल एंड नेशनल एजुकेशन वेयर डेवलप्ड। अब फंडामेंटल भी बढ़ा और नेशनल एजुकेशन जो था इनके द्वारा ये भी बढ़ा। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स थे ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट थे। नंबर 4, हाउ डिड द पीपल ऑफ इंडिया बेनिफिट ड्यू टू द रिफॉर्म्स मेड बाय ब्रिटिश। अब जो लोग थे, इंडिया के जो कॉमन पीपल थे, उनको इन रिफॉर्म्स का बेनिफिट किस तरह से हुआ जो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाए थे। आंसर, द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ड्यू टू रिफॉर्म्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स वेयर एज फॉलो। नंबर 1, नेशनल फीलिंग्स वेयर डेवलप्ड इन इंडियन। सबसे पहली जो चीज़ ये हुई कि सब लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी। नंबर 2, नेशनलिस्टिक माइंड वॉज क्रिएटेड फॉर फ्रीडम इन लिटरेट। नेशनलिस्टिक माइंड होने लगा, जो फ्रीडम है वो एक तरीके से जो लोग हैं जो ऑलरेडी लिटरेट है, जो अब समझदार होने लग गए थे, तो वो फ्रीडम की मांग करने लग गए थे। नंबर 3, ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन द पीपल बिकेम फैमिलियर विद द न्यू ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड। अब इंग्लिश एजुकेशन जो लाया था उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, उनके वजह से जो हमारे इंडियन थे जो पढ़ रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन ले रहे थे, उन लोगों वो जो लोग थे वो फैमिलियर हो सके कि जो पूरे वर्ल्ड में किस चीज़ की और क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। नंबर 4, इंडियंस स्टार्टेड टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल अवेयरनेस इन द कंट्री। अब इंडियन लोग जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक इम्पॉर्टेंट रोल सोशल रिफॉर्म को लेकर और नेशनल अवेयरनेस इन द कंट्री। नंबर 5, पीपल ऑफ इंडिया केम क्लोजर ड्यू टू पोस्ट, टेलीग्राफ एंड रेलवेज। अब ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि पोस्टल सर्विस की वजह से, टेलीग्राफ और रेलवे की वजह से जो हमारे इंडियन लोग थे वो और भी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। नंबर 6, द लिटरेट पीपल यूनाइटेड एंड स्टार्टेड टू फाइट फॉर फ्रीडम। जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, अब वो यूनाइट हो गए थे और उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के साथ। नंबर 7, लेटर ऑन थॉट अगेंस्ट द इंग्लिश एजुकेशन वेयर बॉर्न इन कंट्री। अब बाद में एक इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट में चल गए थे हमारे कंट्री में कि इंग्लिश एजुकेशन है वो एक तरीके से, जो गांधी जी ने बोला था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो एक तरीके से स्लेवरी एजुकेशन है हमारे इंडिया में। अगर हम इंग्लिश एजुकेशन लेते हैं तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये लगेगा या पूरे वर्ल्ड में ये लगेगा कि हम उनके गुलाम हैं, तो हमारी जो संस्कृति है उसे ही हमें आगे लेकर चलना चाहिए। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 6।